हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण गौसमित एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर कैंपस टीचर्स कैंपस। जी हाँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बिहार एसटीईटी के संदर्भ में। जी हाँ, जो नोटिफिकेशन आया था 9 सितंबर से एग्जाम होने वाली है, तो उसी के संदर्भ में मैं आज से ये वीडियो प्रारंभ करता हूँ। जी हाँ, आपकी क्लास आज से प्रारंभ है और जैसा कि मैंने बोला था कि बिहार एसटीईटी के साथ साथ आप लोगों का केवीएस सीटेट और जो भी टेट हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे उसकी भी तैयारी होती जाएगी। तो जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं करते रहें, साथ में जो सीटेट में लगे हुए हैं लगे रहें, और जो बिहार एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। तो आप फिगर देख रहे होंगे और इधर कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे। इस पे जाने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ इसके संदर्भ में। सूक्ष्म शिक्षण का जो सबसे पहले नामकरण किया था वो थे ड्यूइट एलिन महोदय। जी हाँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे जो कि अमेरिका में है, और इन्होंने ही नामकरण किया था 1963 में, 1963 में ड्यूइट एलन। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो वो दिए थे डी तिवारी महोदय। जी हाँ, तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास कि ये कैसे आया और इनमें किन किन व्यक्तियों का योगदान था। तो अगर ओवरऑल पूछे तो ड्यूइट एलन, और अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो डी तिवारी। याद रखेंगे, याद करें कि जब आप प्रशिक्षण ले रहे होंगे तो उस समय आपको अपने सहपाठियों के समक्ष ही जाके पढ़ाना पड़ रहा होगा। बिल्कुल, तो आपने क्या किया होगा, प्लान किया होगा, उसके बाद टीचिंग की होगी, फिर फीडबैक मिला होगा, फिर फीडबैक मिलने के उपरांत आपने रीप्लानिंग की होगी, फिर उसके बाद रीटीचिंग किया होगा, फिर उसके बाद रीफीडबैक मिला होगा। तो बस जैसा आपने किया है वही यहाँ पढ़ना है। अगर आप अपने कार्य को व्यवहारिक रूप से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम पास करने के लिए तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन हम लोग जब भावी शिक्षक होने वाले हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं पढ़ा जाए कि सब दिन काम आए। तो पार्ट टाइम वाला पढ़ने की आदत छोड़ दें, पढ़ें तो पूरा पढ़ें। तो ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, थ्योरी अभी आना बाकी है। मैं पहले स्ट्रक्चर पे बात कर दूं, फिर इसके बाद जो इसके स्टेप्स हैं, जो इसके आधार हैं, मैं उन पे भी बात करूंगा। आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी जैसे मैंने बोला कि आप लोग जब ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो उस समय भी इससे गुजरे होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देखें तो आपको 6 चरण नजर आएंगे। 6 चरण। पहला प्लानिंग, क्या है प्लानिंग। दूसरा टीचिंग, तीसरा फीडबैक, चौथा रीप्लान, पांचवा रीटीचिंग और छठा रीफीडबैक। आपके मस्तिष्क में पहले से कुछ समय फिक्स होगा कि ये होता है, तो उस पर भी मैं आऊँगा। सामान्य तौर पे जाने कि इसका जो समय अवधि होता है वो होता है 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के तहत जाएं तो इसकी जो कुल समय अवधि होती है वो होती है 36 मिनट। 36 मिनट हम लोग सभी याद कर लिए होंगे, लेकिन प्रारंभ में इसे 45 मिनट का समय दिया गया था। इसमें किसमें, सूक्ष्म शिक्षण में। तो सामान्य रूप से इसके कार्य अवधि कितनी होती है 45 मिनट, लेकिन एनसीईआरटी के तहत जाएं तो वो होता है 36 मिनट। अगर हम लोग सामान्य रूप से बात करें, सामान्य, तो वो होता है 45 मिनट, लेकिन एनसीईआरटी के तहत जाएं, एनसीईआरटी के, तो वो होता है 36 मिनट। जी हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36 मिनट। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और हम लोग इसी पे पढ़ेंगे। ये टोटल 36 मिनट है, तो इसको आवंटित कैसे करेंगे, आवंटित कैसे करेंगे सुन ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट होता है प्लानिंग से। जी हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, प्लानिंग से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लानिंग से स्टार्ट ना करके मैं पहले टीचिंग से स्टार्ट करता हूँ, फिर प्लानिंग पे आऊँगा। तो टीचिंग जो होता है वो उसकी समय अवधि होती है 6 मिनट। क्या होती है, 6 मिनट। उसके बाद फीडबैक, ये भी होता है 6 मिनट। ये भी कितना होता है, 6 मिनट। 2 स्टेप हो गए, दोनों को जोड़ दें, ये होता है 12 मिनट। 12 मिनट। फिर आए इस पे, इसके सामने क्या है 6 मिनट, तो ये भी 6 मिनट। याद रखने का तरीका, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, वहाँ 6 तो यहाँ भी 6 मिनट। दिक्कत है, 6 आप काउंट कीजिए, 6 6 12 12 24 6 30 6 36। आप बोलेंगे 36 तो हो गया, तो पहला वाला को क्या मिला। तो पहला वाला को 36 में क्या जोड़ेंगे कि 36 ही रहे, तो जोड़ेंगे 0। बोलेंगे ये क्या। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सूक्ष्म शिक्षण का
जो पहला चरण है प्लानिंग, उसकी समयावधि कितनी होती है, तो 0 मिनट। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लानिंग हम लोग घर से भी करके आते हैं और जब हम लोग स्टाफ रूम में बैठे होते हैं तो वहाँ भी प्लानिंग कर लेते हैं। क्लास में इन करने से पहले ही प्लानिंग करना है, ना कि इन करने के बाद। तो उसकी समयावधि को यहाँ पे 0 माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 0 समयावधि कब, योजना का। याद रखेंगे 0 समयावधि किसका, प्लानिंग का, और इसका टीचिंग का 6, फीडबैक का 6, फिर रीप्लान का 12, फिर रीटीचिंग का 6 और रीफीडबैक का 6, तो कुल 36। तो यहाँ देख लेंगे प्लानिंग का कितना 0, टीचिंग का 06, फीडबैक का 06, रीप्लान का 12, यहाँ रीटीचिंग का 06 और इसका 06। तो मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा सूक्ष्म टीचिंग के बारे में। अच्छा, सूक्ष्म टीचिंग के बारे में बात करें या माइक्रो टीचिंग के बारे में, तो ये क्या है, ये हमारा कौशल डेवलपमेंट यानी कि स्किल डेवलपमेंट का एक क्या है, एक तरीका है, एक शिक्षण विधि है जो कि, अच्छा ये शिक्षण विधि किसके अंतर्गत आती है, ये शिक्षण विधि प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जब आप अध्यापन के स्किल में यानी कि उसके कौशल में विकास करते हैं, एक लिमिट समय में एक प्रशिक्षक के सामने जो बैठे होते हैं एक्सपर्ट लोग, उसके देख रेख में आप पढ़ाते हैं, वो फीडबैक देते हैं, फिर आप रिप्लान करते हैं, फिर आप वो फीडबैक देते हैं, फिर फाइनली इवैल्यूएशन होता है। तो इतना आपने देखा स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब मैं यहाँ पे आपको उसके स्टेप्स बताऊंगा, किसके, माइक्रो टीचिंग के, और उसके बाद उसके जो आधार हैं वो भी बताऊंगा। तो अब आएंगे इसके स्टेप्स पे कि माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या हैं और माइक्रो टीचिंग के आधार क्या हैं। तो मैं यहाँ से अभी गायब हो जाऊँगा, आपके समक्ष यहाँ पे स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा, उसको देखें और अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या हैं और इसके आधार क्या हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे उसके स्टेप के बारे में। जी हाँ, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। लेकिन स्टेप्स पे जाने से पहले आप एलन महोदय के शब्दों में सुन लें कि उन्होंने माइक्रो टीचिंग को कैसे परिभाषित किया है। तो सुनेंगे एलन महोदय के शब्दों में, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। ये ड्विट एलन महोदय जो सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किए थे, उनके शब्दों में इसकी परिभाषा थी। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग पे। जी हाँ, तो स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है देखेंगे। पहला है स्किल डिफाइनिंग, कौशल को परिभाषित करना। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन। तीसरा है प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, जी हाँ, जो हम लोग योजना बनाते हैं वो तीसरा। चौथा है टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स, इसमें ध्यान देंगे कि 5 से 10 बच्चों का छोटा छोटा ग्रुप होता है, इसमें हम लोग लंबा या बड़ा ग्रुप नहीं लेते हैं, 5 से 10 बच्चों का ग्रुप होता है। पांचवा चलेंगे डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद छठा है रीप्लानिंग। हम लोगों ने देखा था अभी कि यहाँ पे मैंने जो डिस्कशन बोला वो फीडबैक के संदर्भ में ही है। उसके बाद फिर रीप्लानिंग, फिर उसके बाद रीटीचिंग और उसके बाद री एवेल्यूशन, जिसके कि हम लोग री फीडबैक के नाम से अभी पढ़े थे। तो ये 8 स्टेप्स थे किसके, माइक्रो टीचिंग के। अब स्टेप्स के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके आधार क्या हैं, मतलब माइक्रो टीचिंग के आधार क्या हैं। तो यहाँ पे सुनेंगे माइक्रो टीचिंग के आधार के संदर्भ में एलन और रेयन ने, जी हाँ वही ड्विट एलन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एलन और रेयन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 आधार बताए हैं। कितने बताए हैं? 5। कौन कौन सुनेंगे। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है पहला, उसकी व्याख्या सुन लें। शिक्षण की परिस्थितियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अध्यापक तथा शिक्षार्थी अध्यापन के अभ्यास के साथ साथ कार्य करते हैं, तभी वास्तविक शिक्षण संपादित होता है। ये था सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है इसके संदर्भ में। दूसरा है इसका आधार, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार, विषय वस्तु की मात्रा जो कि पढ़ाई जानी है, अध्यापन समय इत्यादि को कम करके सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को न्यून कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य केंद्र यानी कि माइक्रो टीचिंग का जो मुख्य केंद्र है, विशिष्ट कार्य को पूरा करने का प्रशिक्षण देना है। मतलब जो स्पेसिफिक वर्क है, विशिष्ट कार्य है, उसको पूरा करने का
प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना है। ये विशिष्ट कार्य शिक्षण कौशल को सीखना, किसी अध्यापन विधि का अभ्यास करना, प्रदर्शन करना, सीखना आदि में कुछ भी हो सकता है। चौथा पे चलेंगे कि चौथा आधार क्या है। चौथा, इस प्रविधि में पृष्ठ पोषण का उपयोग किया जाता है। पृष्ठ पोषण का इंग्लिश बोलो तो फीडबैक, तो फीडबैक का हिंदी होता है पृष्ठ पोषण। इस प्रविधि में पृष्ठ पोषण का उपयोग किया जाता है। इसे साधारण भाषा में व्यवहार के सही प्रदर्शन करने का ज्ञान देना भी कहते हैं। पांचवा सुनेंगे और इसका अंतिम आधार। सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्ति के 3 स्तर हैं क्रमशः। पहला ज्ञान प्राप्त करने का स्तर, दूसरा कौशल अर्जित करने का स्तर तथा तीसरा स्थानांतरण का स्तर। इस प्रविधि में अध्यापन व पुनः अध्यापन की श्रृंखला चलती रहती है, जिससे कि कौशल का स्थानांतरण शीघ्रता से होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्किल का ट्रांसफर होता है। हम लोग पढ़े थे इसके पहले क्या, सीखना यानी अधिगम का स्थानांतरण, यहाँ पे है स्किल का स्थानांतरण। तो ये थे इसके आधार। तो हम लोगों ने भी देखा माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में उसके स्टेप्स और उसके आधार। शुरू में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर के माध्यम से कि कैसे कैसे वो आवंटित है, उसकी समय अवधि कितनी है, वो कितने भागों में आवंटित है। 6 भाग थे लेकिन समय अवधि 5 भाग में आवंटित होती है। पहला जो योजना है उसका समय नहीं काउंट किया जाता है, यानी कि 0 होता है। ये टॉपिक छोटा है लेकिन मैंने इसे लंबा किया ताकि आगे जब भी जरूरत पड़े इसके तो इससे बाहर शायद कुछ ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक लगा देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में, अपने साथियों के बीच। तो अगर आप लोग इसी तरह से जुड़ते जाएंगे तो मुझे भी कुछ थोड़ा सा अंदर से एनर्जी मिलेगा कि हाँ इतने भावी शिक्षक हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाऊंगा, जितना हो सकता है मैं लगाऊंगा। तो ये आज का टॉपिक था माइक्रो टीचिंग। हो सकता है अगला टॉपिक आपको आरटी एक्ट के संदर्भ में पूरा देखने को मिले, या फिर मैथ का कोई टॉपिक, या तो मैथ या तो फिर आरटी एक्ट, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आरटी एक्ट अगर आता है तो उसमें जितने भी कुल अध्याय 7 हैं और कुल धाराएं 38 है, उसके बारे में मैं पूरा व्याख्या करूंगा। और जो आरटी एक्ट का जो इतिहास है और जैसे जैसे घटित हुआ है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको याद दिला दूं कि 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था स्टेट का, उसमें एक क्वेश्चन आरटी एक्ट से था। तो उम्मीद है कि इस बार भी रहेगा। तो उस टॉपिक को मिस ना करें और जितना अधिक से अधिक आप लोग जुड़ सकते हैं जुड़ते जाएं। ये तो शुरुआत है, आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता रहेगा जिससे कि स्टेट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक मार्क्स गेनिंग वीडियो के साथ। तो देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू।